सो हेलो एवरीवन। तो आप लोग हमसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। हमारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के कमेंट्स, हर जगह हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनके डीप आंसर्स क्या आप जानते हैं आपको कहाँ मिलेंगे? उनके डीप आंसर्स अब से आपको मिलेंगे हर वीक इंडो यूरोपियन के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हमारे फाउंडर बाबा सर आपके सब क्वेश्चंस को इतने अच्छे से आंसर करेंगे कि आपको उसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So you know every week all your answers would be answered by Baba sir himself. Good morning sir, how are you? Morning, Isha. Thank you for hosting me again. So sir, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और बच्चों के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। सो आई थॉट कि आपसे अच्छा उनको कौन आंसर कर सकता है। तो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ पे मैं आपको हर वीक बुलाऊंगी एंड मैं आपसे हर वीक बच्चों के पूछे गए क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू विल आंसर ऑल दो स्टूडेंट्स। Absolutely. परफेक्ट। Sure. ऑल राइट सर। सो सर, हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम शिवम सिरोही। शिवम ने पूछा है कि यूरोप में विदाउट पीटीई एंड आईएलटीएस स्टडी कैसे हो सकती है? Okay. So basically, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर दो तरह की कंट्रीज हैं, एक विद आइल्स, एक विदाउट आईएलटीएस। जब हम कहते हैं विद आईएलटीएस, मेजरली एम्बेसीज को आईएलटीएस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कंट्री की यूनिवर्सिटीज मांगती हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कोई एम्बेसी कहती है कि मुझे आइल्स भी चाहिए है, जैसे कि नीदरलैंड्स में जो आईएनडी की रिक्वायरमेंट है, इमिग्रेशन की आइल्स है, जर्मनी में आइल्स की रिक्वायरमेंट एम्बेसी की है, बट मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे नहीं है उनकी, जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, सो दो तरीके से हम कंट्री को बांट लेते हैं। एक कंट्री है वो जहाँ पे हम कहते हैं कि आइल्स वाले स्टूडेंट ही अप्लाई करें, जैसे कि स्वीडन है, डेनमार्क है, आपके पास नॉर्वे है, आपके पास जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, आपके पास बेसिकली कुछ और कंट्रीज आती हैं। तो ये कंट्री वो होंगी जिनमें आपको आईएलटीएस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटीज ही आईएलटीएस मांग रही हैं। राइट। अब वो उनकी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज की या इमिग्रेशन की है, इसको डीप डाइव नहीं करते, पर ये कंफर्म है बिना इन कंट्रियों के आप, बिना आईएलटीएस के इन कंट्रियों में आप नहीं जा सकते। अब बात करते हैं उन कंट्रियों की जिनमें आईएलटीएस रिक्वायरमेंट नहीं है, नीदर बाय द यूनिवर्सिटी नीदर बाय द एम्बेसी। जिसमें आता है लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया, राइट। ये तीन कंट्री आपको बाल्टिक से मिल गई। पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, राइट, माल्टा, फ्रांस, स्पेन, इटली, इन कंट्रियों में आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बेसिकली स्टूडेंट को देखना यह है कि उसका प्रोफाइल क्या है, राइट। उसकी फंडिंग कितनी है, और उसकी किस कंट्री में पोर्टफोलियो, उसका प्रोफाइल फिट बैठता है, क्योंकि सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। कई बारी आपको लगेगा कि बिना आईएलटीएस की कंट्री कौन सी है, माल्टा है, और आप कहते हैं कि मेरा पासपोर्ट कहाँ से है, पंजाब से है, और पंजाब पासपोर्ट को माल्टा से वीजा बहुत कम मिल रहे हैं अभी। तो अगर मान लेते हैं आपने बिना आईएलटीएस अप्लाई भी कर लिया तो भी आपका वीजा रिफ्यूज्ड है मोस्टली, क्योंकि आप देखोगे जो 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 डेटा दिखा रहा है ये कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जब अप्लाई कर रहे हैं माल्टा, पंजाब से, उनकी वीजा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट जब अपना चुनाव करता है, अपनी कंट्री का चुनाव करेगा, अपनी कि मुझे जाना कहाँ पे है, वो सिर्फ अगर ये सोच लेगा कि यहाँ पे आईएलटीएस नहीं चाहिए और मुझे एडमिशन मिल जाएगा, मुझे वीजा मिल जाएगा, तो वो गलत है। तो आपको ऐसा कंस्टेंट ढूंढना है जो बेसिकली आपको ये बताए कि आप कहाँ से हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा नागपुर से है, राइट, उसके आईएलटीएस नहीं है, तो वो कहता है मैं माल्टा अप्लाई करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमने ट्रेंड देखे हैं, स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ये हाई रिस्क पे आते हैं। और इसीलिए यहाँ की जो एम्बेसीज है, कुछ एम्बेसीज बहुत डिफिकल्ट है इनके लिए। जैसे एग्जांपल लूंगा, स्पेन है, पोर्चुगल है। मेरे इतने सालों के करियर में बहुत रेयर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनको यहाँ से स्टडी वीजा मिला है पंजाब से, बिकॉज वहाँ पे अगर आप देखोगे आज इलीगल इमिग्रेंट जितने भी हैं, मेजॉरिटी इस जगह से आ रहे हैं। ओके, तो ये भी एक रीजन है बेसिक। ऑल राइट, सो आई थिंक शिवम यू गॉट योर आंसर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अज़ाहिर हुसैन का। अज़ाहिर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सर लातविया में पढ़ना कैसे है? अच्छा, सो अगर पढ़ना कैसे, आई बिलीव कि क्वेश्चन ये है कि एडमिशन कैसे लेना है, राइट। करेक्ट। हाउ डू आई स्टडी इन लातविया? ओके, आपके पास मिनिमम होने चाहिए 50% मार्क्स, जो कि है नेशनल गाइडलाइन। अगर आपके 49.9 भी हैं तो गलती से भी अप्लाई मत करना,
आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। कई यूनिवर्सिटीज आपको बोलेंगे हम करा देंगे, वो आपकी ऐप भी ले लेते हैं, जैसे कि इज्मा हो गई, मैं खुद के बोल रहा नाम दे रहा हूँ, उन्हें सिर्फ एप्लीकेशन भी चाहिए, आपकी ट्यूशन भी चाहिए, फिर रिफंड वो देते नहीं है। तो बिना 50% के आपने अप्लाई करना ही नहीं है इस कंट्री में। नंबर 2, आपने बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटियां 50 पे लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां 60 पे लेती हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम 60 पे लेती हैं, क्योंकि इतना स्टूडेंट यहाँ आ चुका है ईशा कि उनके पास रिफ्यूजल करने के पूरे रीजंस हैं। इतना बच्चा ले नहीं पा रहे हैं, तो कह रहे जब हम बच्चा ले नहीं सकते तो हम अच्छा बच्चा लेंगे, तो हम 60% का बच्चा लेंगे। अब RTU रीगा टेक सोच रही है फरवरी 2026 से मैं IELTS भी शुरू कर दूं। सोचो इतना बच्चा आया उनके पास कि दे कैन एक्चुअली रिफ्यूज द स्टूडेंट्स बाय सेइंग कि मुझे IELTS चाहिए, पर मुझे क्वालिटी मिल जाएगी, राइट। सो बेसिकली स्टूडेंट अगर उसके पास बैचलर पढ़नी है तो 12th क्लास के मार्क्स होने चाहिए, और अगर मास्टर्स पढ़नी है तो 3 साल की बैचलर एक्सेप्टेड है। एंड बैचलर्स के अंदर हमारा कुछ GPA का क्राइटेरिया अगेन वही 50-60, आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए कुछ यूनिवर्सिटी नेशनल गाइडलाइन के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटी 50 पे ओके भी हैं। रिस्बा हो गई, राइट, वो आपके 50% मार्क्स पे ले लेती है क्योंकि वो नेशनल गाइडलाइन फॉलो करती है। तुरीबा, यूनिवर्सिटी ऑफ लातविया, RTU, ये सारी क्या करती हैं, ये करती हैं आपकी अपनी गाइडलाइन 60% की, बिकॉज इनके पास बच्चा ज्यादा है। गॉट इट, ठीक है। सो दैट वाज द आंसर टू अज़ाहिर's क्वेश्चन, सर। ऑल राइट, so the next question that I have on my Instagram is from Lovely. Lovely का क्वेश्चन है कि लातविया वीजा के लिए कितना गैप एक्सेप्टेबल है, एंड इट्स नॉट जस्ट लवली, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि लातविया जाने के लिए कितना स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है। ओके, सो देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहीं ये लिखा हुआ है एम्बेसी ने कि भाई अगर आप 28 साल के हो तो आप बैचलर अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप 55 साल के हो तो मास्टर नहीं कर सकते, कहीं लिखा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम अपने पैटर्न से, जितने हमने इतने सालों से अपने बच्चे भेजे हैं, तो हमें एक पैटर्न पता है कि किस पैटर्न को फॉलो करना है, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा जो है वो 24 से 25 साल की अगर एज में नीचे है, तो वो 24 साल की एज नीचे बच्चा अपना लाती अप्लाई करे बैचलर डिग्री प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप 25 के हुए, 26 के हो गए, मैक्सिमम 27 के भी हो गए, आप अप्लाई कर लो, लेकिन आप करो FTS स्कीम के थ्रू, फंड ट्रांसफर स्कीम, जिसे हम ब्लॉक्ड अकाउंट भी कहते हैं। सो आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू अ लिटिल। तो हमारे पास ब्लॉक्ड अकाउंट पे एक डेडिकेटेड वीडियो है जो आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देगा अबाउट ब्लॉक्ड अकाउंट, सो मेक श्योर यू वॉच इट फ्रॉम द आई बटन। एब्सोल्युटली। सो बैचलर के बच्चे के लिए हमने क्लियर कर लिया कि भाई 24 तक तो बच्चा अप्लाई कर ले, कोई इशू नहीं है। उसने 12th करी, 12th के बाद उसने कुछ करा, उसने कुछ काम करा, बिजनेस करा या व्हाटएवर उसने करा, देखिए उसकी साल एज 24 है तो वो अप्लाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बिना ब्लॉक्ड अकाउंट के भी अप्लाई कर ले, कोई इशू नहीं है। 24 एंड अबव में आप ब्लॉक्ड अकाउंट जरूर लेके आए, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं एम्बेसी से बात करता हूँ, यूनिवर्सिटी के हेड से बात करता हूँ, जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में बात करता हूँ, तो यही बात हो रही है बेसिकली कि भाई 24 साल से ऊपर के बच्चे की जो सिचुएशन है वो डॉजी है, मतलब बच्चा क्यों जा रहा है अब, तो उन्हें कन्विंस नहीं होता कि ये जेन्युइन बच्चा है, राइट। उससे कन्विंस करने का तरीका क्या है कि 25, 26, 27 साल वाले बच्चे अपना FTS में अप्लाई कर ले, और जो मास्टर्स में आते हैं अप्रोक्सीमेटली अगर आप 35 के भी हो, 38 के भी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स के लिए, पर बियॉन्ड 40 अगर आप हो या 38 से ऊपर हो, FTS कर लो। देखो FTS करते ही, फंड ट्रांसफर स्कीम लातविया में करते ही, एम्बेसी को एक सिंपल मैसेज जाता है कि भाई आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, जो कि सच भी है। एक जेन्युइन बच्चा जब पैसा लॉक करता है एक कंट्री के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो एक तरह से एक सबमिशन देता है अपनी श्योरिटी का, कि मैं ट्यूशन भी भर चुका हूँ, मैं लिविंग एक्सपेंस भर चुका हूँ। ये मैंडेटरी नहीं है इंडिया में, ये जर्मनी में तो मैंडेटरी है ही है, लेकिन लातविया में मैंडेटरी नहीं है। बट मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि मेरा वीजा सक्सेस रेट, अब चाहे वो 24 का हो, 18 का हो, 30 का हो, अगर आप अपने फंड ट्रांसफर स्कीम में, ब्लॉक्ड अकाउंट स्कीम में जाते हो, दी प्रोसेस बिकम वेरी इजी ईशा, क्योंकि आपको कोई फंड दिखाना ही नहीं है, आपको सिर्फ ट्यूशन फी पेमेंट की रसीद दिखानी है, पैसा ब्लॉक कर दिया वो दिखाना है, एंड यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा। एंड एम्बेसी ऑल्सो डू नॉट हैव टू चेक योर फाइनेंशियल्स, क्योंकि अगर आपने पैसा ही यूनिवर्सिटी में ब्लॉक कर दिया तो क्या चेक करेंगे, देयर इज नो क्रॉस चेकिंग, दे नो दैट दिस पर्सन इज जेन्युइन। सो इसलिए मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है सारे स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पैसे हैं और आप ये पैसे ब्लॉक कर सकते हो, और हर महीने आपको पैसे मिल जाएंगे, और कई यूनिवर्सिटियां तो शायद लैंड करते ही 3 महीने के पैसे दे देती हैं। अब जैसे रिस्बा है, आप लैंड करो और 3 महीने के पैसे आते ले लो। तो इन चीजों से वीजाज जो है ओवर एज बच्चे के भी चांसेस बहुत हाई है।
राइट तो अब- बेसिकली हमारे पास कुछ गैप एज सच मैंडेटरीली नहीं है, इट जस्ट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। हाँ, आपका प्रोफाइलिंग है। अगर आप मान लो आप 38 के हो, आप मास्टर्स में जा रहे हो, पर अब IBM में काम करते हो, कोई राइट प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी जगह पे आप 38 के हो और आपने की थी आज से 15 साल पहले बैचलर, राइट और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो तो बड़ा गैप हो जाएगा। राइट सो आई थिंक हर केस को हम इंडिविजुअली प्रोफाइल को इवैल्यूएट करते हैं। प्लस अगर हम कहते हैं कि आप इसमें FTS करा लो, मैं तो कह रहा हूँ जितने बच्चों को FTS कराने में दिक्कत नहीं है, चाहे वो किसी भी एज के हो, आप लातिया में FTS स्कीम में अप्लाई करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ओके बिल्कुल। got it sir. So the next question that we have is from Manish Pant. इनका जो क्वेश्चन है ये है कि लात्विया एंड लिथुएनिया में हमारा टोटल फी एंड टोटल चार्जेस कितने बैठ जाते हैं? ओके, सो लातविया लिथुनिया की जो ट्यूशन फी है, शुरुआत हो जाती है 3,000 से 3,500 यूरो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 to 3.5 लाख रुपीज ट्यूशन फी स्टार्ट्स इन। अब ये जाती है आपके अप्रोक्सीमेटली 6-6.5 लाख तक, डिपेंडिंग अपन आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम पढ़ रहे हो। मैं MBBS प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो हो रही आपकी होगी 3.5 लाख से लेके 6 लाख, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी यू आर चूजिंग। जितना बाहर जाओगे मेन सिटी से, उतनी यूनिवर्सिटी सस्ती हो जाएगी। ओके ठीक है, रीगा तो महंगी है, रीगा से बाहर सस्ती है, लिविंग एक्सपेंसिव भी सस्ते हैं आपके, राइट। तो बेसिकली ये एक चीज आ गई। दूसरा आपने कहा एक्सपेंसेस की बात, एम्बेसी मैं कहता हूँ अप्रोक्सीमेटली एम्बेसी एक्सपेंस जो होता है, जब मैं वर्ड एम्बेसी यूज कर रहा हूँ, मेरा मतलब सिर्फ एम्बेसी फी का नहीं है। एम्बेसी फी, VFS फी, इंश्योरेंस, हेलो वेरिफिकेशन चार्जेस, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करते हैं वो लोग, ठीक है। लिथुनिया में TRP का चार्जेस, सब में लाइक 40-50,000 रुपीज आप लेके चलो कि आप इन चीजों में खर्चा करोगे। वन टाइम चार्ज होता है। ये कोई 40 से 50 के बीच वेरी करेगा, डिपेंडिंग अपन आपने लिथुनिया अप्लाई करा है, लातविया अप्लाई करा है। और ये मैंडेटरी है बिकॉज इसमें आपकी सब चीजें कवर हो जाती है। इंश्योरेंस कवर हो गई, आपके पोस्टर कवर हो गया, तो छोटी छोटी चीजें कवर करते हैं ना इकट्ठे, तो उसका लमसम मैं बंडल दा रहा हूँ, 40 से 50,000 खर्चा आता ही आता है। ओके सो बेसिकली रीगा एंड लातविया एंड लिथुएनिया आर ऑन द बजट योर साइड। बिल्कुल बजट इसलिए कि देखो, अगेन मैं हमेशा पिछले 12-13 साल से एक ही बोल रहा हूँ, स्टडी इन यूरोप एट इंडियन कॉस्ट। अगर आपको इंडिया की कॉस्ट पे पढ़ना है, आज मैं ईशा में अभी परसों की बात है, मैं स्टडी यूरोप डे में बैठा हुआ था, पेरेंट्स आए मेरे पास, कहते जी मैंने बच्चों का मैं यूरोप भेजने की सोच रहा हूँ, अभी मैंने इस साल इसका एडमिशन करा दिया सिम्बायोसिस पुणे में। मैंने कहा सर फीस कितनी थी? कह रहे जी 2,80,000 फीस है साल की। कह रहे सर 6 लाख तो हॉस्टल है, तो 9 लाख रुपए वो इंडिया में सिम्बायोसिस पुणे में दे रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाने का। अगर आप 9 लाख रुपया पे करते हो, इससे बेटर ये नहीं है कि आप 3.5 लाख रुपए लातविया पे करके उसकी जो अकोमोडेशन कॉस्ट है वो 1,20,000 साल की है, तो 3.5 और 1,20 हो गया 470। 4,70,000 में मैं बैचलर डिग्री इन बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, IT, कंप्यूटर साइंस ये सब पढ़ सकता हूँ, और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में जिसकी वैल्यू ज्यादा बेटर होगी। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। यूरोपियन डिग्री है साथ में, यूरोपियन डिग्री है, रहना इंक्लूड है, ऑन कैंपस है, वाटर हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस ऐसे कुछ भी नहीं है। फूड मिला के अगर आप मुझे पूछो कि फूड मिला के कितना हो जाएगा, तो 470 में लगभग 6 लाख रुपए में एक बच्चा अपनी खाना पीना रहना पूरे साल का, चाहे वो बैचलर्स का हो चाहे वो मास्टर्स का हो। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये बात मैं सिर्फ पॉडकास्ट पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ऐसे दर्जनों बच्चे मिलवा दूंगा जो ये कहते जी हमारा खर्चा तुरीबा यूनिवर्सिटी में 20,000 रुपए का है। Wow. So that is the answer to this question by Manish. Sure. Okay, so next is the question by Anhad. Anhad का ये पूछना है कि मास्टर्स के लिए न्यूजीलैंड के अंदर हमारा क्या टोटल फी रहेगा वीजा के बाद, कि वीजा के चार्जेस तो अलग हुए, वहां जाकर अब उनका कितना एक्सपेंस न्यूजीलैंड में लगेगा। ओके, सो न्यूजीलैंड के अंदर बेसिकली जो आपकी लेवल 8 की हम बात कर रहे हैं, मास्टर्स की हम बात कर रहे हैं, मास्टर्स की जो ट्यूशन फी हम बात कर रहे हैं पर ईयर की जो है वो अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 लाख रुपए है, और कई बार ज्यादा भी आती है। इट कैन गो अप टू 16-17 लाख से लेके 25 लाख तक मिलती है आपको। न्यूजीलैंड अगर आपने जाना है, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर देता हूँ, मैं न्यूजीलैंड से PR होल्डर हूँ। मैं अपनी रेजिडेंसी छोड़ चुका हूँ लेके 2008 में, 6 में मुझे मिली थी, 8 में छोड़ दी थी मैंने, वो एक लॉन्ग स्टोरी है। तो बेसिकली न्यूजीलैंड में एक चीज बड़ी क्लियर है, आपको न्यूजीलैंड की ग्रीन लिस्ट चेक करनी है। अगर आपका प्रोफेशन या आपका करियर ऑप्शन ग्रीन लिस्ट में आता है, फिर तो आप न्यूजीलैंड अप्लाई करो, क्योंकि वहां पे जो है वो अभी भी क्लियर है कि हमें हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट चाहिए। एक तो वो चाहिए उनको, और उनको चाहिए शॉर्ट लेवल कैटेगरी में। तो शॉर्ट लेवल कैटेगरी में एग्रीकल्चर बहुत फेमस हो रखा है। ठीक है, आप सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट न्यूजीलैंड एक्चुअली बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है।
ठीक है, Okay. सो डेयरी एक्सपोर्टर है। तो वहां पे आज भी अगर मैं चेक करता हूँ, मैं अभी इनफैक्ट कल ही बता रहा हूँ जब सर्च करता हूँ अपनी, तो न्यूजीलैंड के अंदर जो अभी भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो शॉर्ट लेवल कैटेगरी ज्यादा नहीं है, पर जो भी है एक तो आप उसमें अप्लाई कर लो। दूसरा, न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन ने क्या करा है, उन्होंने हाईली स्किल्ड टैलेंटेड स्कीम खोली है, जिसमें उन्होंने इंडिया की कुछ टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन असेसमेंट उड़ा दिया है, लेवल 7 एंड ऑनवर्ड्स को। तो Okay. उसमें क्या हुआ, उसका मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर आपने इन जगहों से पढ़ाई कर रखी है, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू माइग्रेट टू न्यूजीलैंड फॉर वर्क। All right. सो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है न्यूजीलैंड के अंदर, बट ये सिर्फ अप्लाई करेगी आईआईटीज के ऊपर और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर अप्लाई करती है, उनको उन्होंने वेव दिया है। बट अगर मैं कहूँ कि आप ट्यूशन फी की बात कर रहे हो, काफी लोग ना यूनिवर्सिटी चले आते हैं पढ़ने के लिए, बिजनेस कुछ पढ़ लेते हैं, आप चले जाओ पढ़ने के लिए, बट उसके अंदर आप जब देखोगे आपको दिखाई देगा कि वो आपकी शॉर्ट लेवल कैटेगरी में नहीं आ रहा है, Right. तो काफी लोग वापस भी आते हैं। Okay. तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग होता है लोगों के लिए, शुरू में चले तो गए हैं लेकिन जब वापस आना पड़ रहा है क्योंकि वहां कुछ हो नहीं पा रहा, Right. Right. राइट। तो इसलिए आई थिंक चूजिंग अ कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द राइट कंसल्टेंट, Correct. जो आपको ये बता दे भी हर कंट्री का ना अपना पोर्टफोलियो है, Right. तो वो बड़ा मैच करना जरूरी है। All right, sir. All right, so that is the answer to Anhad's question. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शाम्पी दिसोदिया से। ये हमारे बठिंडा से हैं और इनका ग्रेजुएशन हुआ था 2022 में, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे कि इन्होंने 2022 के अंदर अपना ग्रेजुएशन कर लिया है एंड अभी 2025 चल रहा है, अरे 3 साल का गैप है, तो इनका अपार्ट फ्रॉम लातविया एंड लिथुआनिया यूरोप की बाकी कंट्रीज में क्या चांस है? कोई भी कंट्री पकड़ लें, 3 साल का गैप कोई गैप नहीं होता। यूरोप में ऐसा कुछ गैप सिस्टम नहीं है। ओके। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अब एक बच्चा है जो कहता है जी मेरे पास मैं अभी आई बटन में आप दे देते हैं, हाँ जी। हमारा रेडी का स्टूडेंट है, आप देखिए स्क्रीन पे आ रहा है अभी हमारे पास। तो 26 साल की एज है इनकी और दिल्ली के रहने वाले हैं। एक चंडीगढ़ की कंपनी से कैनेडा अप्लाई किया था, उनने रिफ्यूज करा दिया, बताया भी नहीं। बहुत अच्छा वीडियो एक्चुअली बच्चों को देखना चाहिए। 26 साल की उम्र में नीदरलैंड्स करवा के दिया मैंने इनको बैचलर डिग्री। ओके। ठीक है, वीजा भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2, 3, 5 साल कोई दिक्कत नहीं है। बैचलर डिग्री करने के लिए किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर अप्लाई करते हो आप, तो कई जगह 27, 28, 30 तक भी दिक्कत नहीं है। जितनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ये आपको जज नहीं करेंगी एज के ऊपर, जैसे कि फिनलैंड हो गई, डेनमार्क हो गई, स्वीडन हो गई। 28 साल का बच्चा है, बैचलर करने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गैप्स की कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो ये देखते हैं कि ट्यूशन फी पे कर दी है, लिविंग अपना आपके पास जो शो मनी वो है, आप बेसिकली इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो। अगर ये 3 चीजें हैं और आपका बैकग्राउंड में आप कहते हो जी मैंने 2022 से पढ़ाई की थी, फिर 3 साल मैंने पापा के बिजनेस में हेल्प कर ली, मैंने कोई छोटी मोटी नौकरी कर ली, मैं 1 आध साल फ्री भी था, मैं 1 आध साल अपनी यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था, तो इन सब चीजों को वो जस्टिफाई करते हैं। सो मैं सबको एक ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, अगर आप 33 ईयर्स के हो और आप बैचलर करने जा रहे हो तो एक क्वेश्चन मार्क आता है, वो भी क्वेश्चन मार्क हम मैनेज कर सकते हैं, बशर्त ये है कि फिर हम उसको सिर्फ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ही फोकस करें। ओके सर, इसमें आप प्लीज हमारे यूजर्स को एक बार बता दीजिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं कौन सी? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, 4 कंट्रीज होती हैं जिनमें हम स्कैंडिनेवियन बोलते हैं, बहन भाई एक तरह से। लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया बाल्टिक में आता है, ये भी बहन भाई एक तरह से। तो इनका एक अपना जो पूरा ग्रुप है, इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न यूरोप। तो 4 यहाँ से आगे, 3 यहाँ से आगे, 7 तो ये हो गई। फिर हम बात करते हैं ईस्टर्न यूरोप की, वहां आती है पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, वो पूरी बेल्ट आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से करते करते आप ना पूरा ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न यूरोप जो है इसको आप गॉट इट, डिफरेंट कर सकते ठीक है सर। सर अगला क्वेश्चन है कमल चहल से। कमल का क्वेश्चन ये है कि वो अमृतसर से हैं और उनका 12th 2012 में हुआ था, तो तकरीबन 13 साल हो गए हैं और उनको यूरोप में किसी शेंगन कंट्री में जाना है, तो उनका क्या चांस है कि उनके साथ ये वो जा सकते हैं यूरोप? 18 साल में बच्चा 12th करता है, 12 साल पहले करी थी, 18, 12, 30, यानी आज कमल की एज होनी चाहिए 30 साल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, तो 30 साल के हो चुके हैं, 12th कर चुके हैं। और अगर वो कहते हैं मैं 12th के बेसिस पे जाना चाहता हूँ, तो अभी जो मैं बता रहा था आपको कि ऐसे स्टूडेंट को अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो उनके लिए क्या करना है, उनको बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्री पकड़नी है कि मैं 30 की एज में यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे ईशा, पहले बता रहा हूँ, लेकिन ऑप्शंस हैं, जैसे कि फिनलैंड में डिप्लोमा ले लें, बी परमिट ले लें। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत सारी ऑप्शन क्रिएट कर दूं, इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं सिर्फ वही ऑप्शन बता रहा हूँ जहां मुझे पता है कि तेरा वेरी हाई चांस की वीजा निकाल देंगे, तो वो एक फिनलैंड हो गया। दूसरी एक ऑप्शन और भी है, वो ये है कि यूरोप में शेंगन कंट्री ना जाके पहले ये एंट्री मारे नॉन शेंगन कंट्री आसपास में,
जैसे कि बोस्निया हो गया, अल्बेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, अज़रबैजान हो गया, इन कंट्री में जाके ये अपना फर्स्ट ईयर पूरा कर ले। राइट। तो फर्स्ट ईयर पूरा करने के बाद हम इनको पाथवे दे देंगे जिससे कि ये ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके। वो हमारे लिए और इजी है। और खासकर अमृतसर बेल्ट में, बठिंडा बेल्ट में देखा है कि बच्चों की इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट होती है, राइट। बहुत टाइट होते हैं ना इंग्लिश के बारे में बात करें हम तो वो भी इनका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पहुंचोगे आपको सारा काम इंग्लिश में करना पड़ेगा। इस पे भी पॉडकास्ट बनाएंगे हम आने वाले टाइम में, श्योर। और पंजाब के स्टूडेंट के लिए खासकर, हरियाणा के स्टूडेंट के लिए खासकर, ताकि बच्चा जो है ना वो इंग्लिश नहीं बोलता ना, वो फंस जाता आके। हाँ। बहुत बच्चा मिलता है मेरे को, सर मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया फ्रांस से, सर मेरा डेनमार्क से हो गया, सर मेरा यहाँ से हो गया। मोस्टली वो बच्चे जिन कंट्रियों में यूरोप में आयल्स नहीं चाहिए, उन कंट्रियों में बच्चों के साथ बहुत ज्यादा चीटिंग हुई है। राइट। तो इसके ऊपर भी बनता है हमारा बनवाद करना, उस पर लंबी कहानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्योर सर। सर अगला क्वेश्चन है फ्रॉम किरण हंस। तो इनका ये पूछना है कि यूरोप में 25 इयर्स के बाद स्टडी वीजा मिल जाता है? इसको तो आई थिंक हम लोग आंसर कर ही चुके हैं। सो येस किरण, यू कैन गेट द वीजा आफ्टर 25 लाइक सर टोल्ड। तो थोड़े बहुत डिफरेंट केसेस होंगे बट आपको मिल जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिमर। सिमर का पूछना है कि पोलैंड में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए वीजा के लिए क्या प्रोसेस रहता है? ओके, सो पोलैंड में बेसिकली अभी जो न्यू रूल आया है नॉस्टिफिकेशन का, पोलैंड के अंदर अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होता है इन इजी लैंग्वेज, पोलैंड से कराना होता है। वो मास्टर पे नहीं आया है, तो मास्टर्स के लिए इजी है। आपने अगर वीजा की बात करी है, एडमिशन लेटर आपने ले लिया है, ट्यूशन फी आपने भर दी है, इसके बाद तीसरी चीज आती है आपको शो मनी करनी है। आपको अपनी शो मनी कैसे करनी है? या तो पोलैंड के बैंक के अंदर पैसा लॉक कर लो, पहली ऑप्शन है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप एक क्रेडिट कार्ड दिखाओ कम से कम 7 लाख रुपए का। ओके। अब बच्चा कहता है मैं 7 लाख का क्रेडिट कैसे दिखाऊंगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ, राइट। मेरे पास तो कोई इनकम ही नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, बेसिकली आप अपने फादर को बोलिए कि या पेरेंट्स को बोलिए कि या किसी को बोलिए वो एक एफडी बनाए लगभग 7.5 लाख रुपए की। राइट। बैंक में जाके एफडी बन चुकी है 7.5 की, आप उस पर 90% का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो बिल्कुल। 90% का क्रेडिट कार्ड ले लिया आपने, और वो कार्ड आपको यूज करना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल पोलैंड एम्बेसी की वेबसाइट पे जाइए, काउंसलर सेक्शन में जाइए, वहां जाके स्टूडेंट वीजा डी कैटेगरी आएगी, डी को क्लिक कीजिए, एक पीडीएफ डाउनलोड निकलती है उसमें से, उसमें आप चौथा पॉइंट देखेंगे, आपको क्लियर दिखाई देगा कि यही 3 चीजें हैं। या तो आपको बेसिकली क्रेडिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, और या फिर आप कहीं से अपना पैसा ब्लॉक कर लो, या कोई स्पॉन्सरशिप ले लो। तो स्पॉन्सरशिप वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, तो इन्हीं 2 कैटेगरी में मोस्टली बच्चा आता है बेसिकली। All right, so moving on to the next question. Next question है from रवि कुमार। रवि हमारे कुल्लू से हैं, हिमाचल से। तो रवि का क्वेश्चन है कि डिप्लोमा लो बजट में यूरोप में कहाँ से हो सकता है एंड किन किन कैटेगरीज में हो सकता है? रवि ने बहुत दूर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन भेजा हमारे लिए, या मतलब पहाड़ों से भेज रहे हैं। तो बेसिकली यूरोप में डिप्लोमास के नाम का जो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर मैं कहूँ तो 5% ऐसे देश हैं जो डिप्लोमास देते हैं। ओके। और ये अगर मैं पूरी बात करूं कि भाई नॉर्दर्न यूरोप में आता हूँ, कौन देता है? सिर्फ फिनलैंड देता है। ओके। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाते हैं, और कोई आपको डिप्लोमा नहीं देगा ऊपर। लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया, नॉर्वे, फिनलैंड में सब पे मिला के सिर्फ फिनलैंड देता है। नीचे स्पेसिफिक रीजन सर? क्योंकि इनके पास बैचलर मास्टर पीजी का कॉन्सेप्ट है, राइट। इनके पास वोकेशनल डिप्लोमा होता ही नहीं है। ओके। और ये वोकेशनल डिप्लोमा अगर दे भी रहा है फिनलैंड आपको, तो वो उसकी सिर्फ पढ़ाई करने आ जाओ, पढ़ लो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। उसमें नहीं मिलता है। पीआर तो खैर बात की बात होगी, पीआर तो आपको मिलती यूरोप में काम करके ना। आप कोई भी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लिया आपने, तो अभी काम भी नहीं मिलेगा। आपने काम, तो आपने काम करना है, काम करके नंबर वीएस काम करना है। Right. तो यूरोप तो सिंपल से कहता है भाई कितने साल काम कर लिए इतने साल काम, अच्छा इतनी सैलरी है, हाँ आज हमें पीआर ले ले। ओके। स्वीडन पकड़ो, डेनमार्क पकड़ो, कोई कंट्री पकड़ लो, आपने हमारी कंट्री में इतने साल काम कर लिया है, हाँ जी कर लिया, 5 साल 6 साल, जिसका 5 साल, जिसका 6 साल है, जिसका 8 साल है, और क्या आपकी सैलरी महीने में इतनी आती है? हाँ जी आती है, आपने अप्लाई कर लिया। गॉट इट। ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन वही आ गया कि डिप्लोमा जो है आपको मिलेंगे, और थोड़ा माल्टा मिल जाएंगे, ठीक है, आपको डिप्लोमा मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत फ्रांस से मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बेसिकली डिप्लोमा से आपको वैल्यू कुछ नहीं मिलनी। करेक्ट। कहने को आप चले जाओगे, अगर वीजा लग गया तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। राइट। तो इन डिप्लोमा से मोस्टली वीजा मिलता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया को, दिल्ली से ऊपर पंजाब हरियाणा में बहुत चैलेंजिंग है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, बैचलर में जाओ, पहले साल पूरा कर लो, सर्टिफिकेट ले लो, अपनी मार्कशीट ले लो, एंड इफ यू फील लाइक मुझे कैरी ऑन करना है तो कैरी ऑन कर लो, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप एग्जिट मार लो। गॉट इट। तो एग्जिट करना भी पॉसिबल है। राइट राइट। ऑलराइट सर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज कमिंग फ्रॉम रिपिन खन्ना। इनको ये पूछना है कि अगर इनको लॉ के अंदर पीएचडी प्रोग्राम करना है इन यूरोप तो वो कैसे कर सकते हैं?
ईशा, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना पीएचडी प्रोग्राम करना है लॉ में, जी इसके ऊपर भी आप लिख लो, एक हमने अलग से पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा, ओके सर बड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी इसके ऊपर, पर अभी आपका आंसर दे देता हूँ मैं। सो अगर आपके पास 3 साल की बैचलर्स है और 2 साल की मास्टर्स है इंडिया में, सो आप यूरोप में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट आप क्वालिफाई हो। सो आपके पास होने चाहिए बेसिकली 4 years ऑफ बैचलर्स एंड 3 years ऑफ बैचलर्स मिनिमम प्लस 2 years ऑफ मास्टर्स। ओके तो 5 years की एजुकेशन आपको चाहिए। राइट नाउ कम्स दिस कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं पीएचडी अप्लाई करने के लिए, सो पीएचडी के अंदर देयर आर 2 ऑफ पीएचडीज, पेड भी हैं और फ्री भी हैं, ओके दोनों ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। पीएचडी की एप्लीकेशंस के ऊपर प्रपोजल चाहिए होगा उनको, और डिपेंडिंग अपॉन उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में या पर्टिकुलर ईयर में कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो लॉ से रिलेटेड पीएचडीज एक्सेप्ट कर रही हैं, उसमें हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि वो एक बार मेरे साथ पर्सनल काउंसलिंग सेशन बुक कर लें, जिसमें मैं और हमारे पीएचडी स्पेशलिस्ट जो हैं दोनों बैठेंगे और बैठ के उनसे डिस्कस करेंगे कैसे और उनको अप्लाई करना है। लेकिन हाँ, मोटा मोटा ये है कि अगर उन्होंने 5 साल की हायर एजुकेशन कर रखी है तो ही कैन अप्लाई फॉर पीएचडी इन यूरोप। ओके सर, जैसे हमारे पास इंडिया के अंदर एंट्रेंस एग्जाम होता है यूजीसी नेट पीएचडी के लिए, तो क्या वो मैंडेटरी है पीएचडी अगर हमें यूरोप में करना है तो? सो बेसिकली पीएचडीज जो हैं वो दे आर नॉट दी कोर्सेज, दे आर एक्चुअली मोर लाइक अ जॉब। राइट ठीक है, सो आपको सुपरवाइजर चाहिए होता है, और वंस यू गेट अ सुपरवाइजर यू एक्चुअली देयर टू गेट अ पीएचडी, पेड पीएचडी भी है, फ्री भी है। जी पर जैसे कि मैंने बताया कि दोनों के ऊपर एक बड़ा अच्छा खासा कंटेंट बन सकता है। सो मेरे ख्याल से अभी उसको मैं लंबा खींचूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। सो इसको ये क्लियर करते हैं कि हाँ पीएचडी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट मैं इसको बताऊंगा कि इस पीएचडी में अगर ये फ्री करना चाहते हैं तो फ्री पीएचडीज कैसे करें, उसका हम एक पॉडकास्ट रिलीज करते हैं इस वीक के अंदर, श्योर सर। जिसमें हम डिस्कस करते हैं यूरोप में फ्री पीएचडी कैसे मिलती है। ऑलराइट, सो रिपन आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर। बाकी आप डीएसपी सर के साथ अपना पर्सनल काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं रिगार्डिंग द सेम थिंग। ऑलराइट सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम जसदीप। जसदीप का पूछना है कि लो बजट यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है हमारे पास, बच्चे बहुत पूछते हैं कि लातविया, लिथुआनिया, इस पे हम काफी वीडियोस बना भी चुके हैं, बट स्टिल बच्चों में अभी भी लैक ऑफ नॉलेज है, तो इसके बारे में आप आई थिंक बच्चे हमारा चैनल जो है अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप आई बटन क्लिक कीजिए, मैंने स्पेसिफिकली अफोर्डेबल यूरोप और एक्सपेंसिव यूरोप पे बना रखी वीडियो, आपको मिल जाएगा। एक बार वो बच्चे उसको देख लें, उनको दिखाई दे जाएगा कि कौन सी कंट्रीज बेसिकली इनके लिए अफोर्डेबल है, कौन सी एक्सपेंसिव है। बट फिर भी क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बच्चा अगर मान लो तो आई बटन आपके नहीं भी खोलता, तब भी कुछ कंट्रीज के नाम दे देता हूँ। जो एक्सपेंसिव में आता है वो फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोर्चुगल। जो चीप में आता है, अफोर्डेबल में आता है बोलता हूँ मैं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये कंट्रीज जो आपकी हैं ये अफोर्डेबल में आती हैं। और अफोर्डेबल का मतलब होता है 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच में ट्यूशन फी, बेसिकली इंडियन करेंसी के अंदर, मोर और लेस ये बोल सकते हैं। ऑलराइट सर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का ये पूछना है कि हम लोग लिथुआनिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशन दिला सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बिकॉज वी आर द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड, वी हैव अ माइक्रो कंपनी कॉल्ड स्टडी इन लिथुआनिया सेंटर। एज अ स्टडी इन लिथुआनिया सेंटर वी वर्क विद एवरी यूनिवर्सिटी इन लिथुआनिया। इन लातविया आल्सो वी हैव स्टडी इन लातविया सेंटर। तो स्टूडेंट जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहेगा, अगर वो क्वालिफाई करता है, वी कैन हेल्प हिम टू गेट हिज एडमिशन इन दैट कंट्री विद इन एनी यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, सो बी इट पब्लिक और प्राइवेट। एब्सोल्युटली। All right, so that is to answer Prithviraj's questions, and with that, so आज के हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग टू ऑल दोज क्वेश्चंस सो वेल, एंड आई थिंक सब बच्चों को उनके क्वेश्चंस के जवाब डेफिनेटली मिले होंगे। एंड अगर आपको इसके बारे में और भी चीजें जाननी है, देन यू कैन डेफिनेटली बुक अ पर्सनल काउंसलिंग सेशन विद डीएसबी सर। फॉर दैट जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। मेक श्योर दैट यू हिट द फॉलो बटन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इंडो यूरोपियन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.